जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और आपके लिए लेके आया हूँ कुछ जीएस के ऐसे टॉपिक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत एक नज़र। हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जो आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं इससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले अगर इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला उसका क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल की बात करें भारत की तो आपका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, टोटल आपका जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर आपसे यही चीज़ परसेंटेज में पूछ दी जाए कि पूरे विश्व की कुल ज़मीन का हमारे पास कितने परसेंट भाग है, तो आपका आंसर होगा 2.4। हमारे पास अगर परसेंट की बात करें तो टोटल परसेंट भारत के पास ज़मीन जो है वो आपकी 2.4। अगर वही क्षेत्रफल में पूछेगा किलोमीटर स्क्वायर में तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और दूसरी चीज़, इसी क्षेत्रफल में प्रेजेंट टाइम में भारत का जो स्थान है वो आपका कौन सा है? 7वां। ठीक, अगर रैंक की बात कर देगा तो आपका 7वीं रैंक है। और अगर 7 उसके पहले देशों की बात करें, जो 6 देश और पहले हैं हमारे, सबसे पहला आपका रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पांचवा है आपका ब्राज़ील, छठा है आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे ही आपका बताया गया कौन सा? भारत। तो इंडिया की रैंक आपकी किस नंबर पे? 7वें। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भारत से पहले, और भारत आता है किस नंबर पर? 7वें नंबर पर। आगे बढ़े, अब बात करते हैं अगर सेकंड नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पॉपुलेशन की बात करें कि प्रेजेंट टाइम में भारत की जनसंख्या कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम में आपकी जो भारत की जनसंख्या है वो है 1,39,20,28,549। अब आप कह सकते हैं सर कि जनगणना तो हुई नहीं हमारे यहाँ। लास्ट जनगणना जो हुई थी हमारे यहाँ वो कब हुई थी? आपकी 2011 में, और तब हमारे यहाँ की जनसंख्या थी 121.09 करोड़। और अगर परसेंटेज में बात करें तो यही आपकी थी टोटल 17.5। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो लगभग जनसंख्या है आपकी 18.5। यहाँ से एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया कि आखिरी जनगणना से लेकर हमारे यहाँ अब तक कितने परसेंट की जनसंख्या में लगभग वृद्धि हुई है? तो टोटल परसेंट कितना? ये 17.5, ये आपका 18.5। टोटल परसेंटेज कितना इंक्रीज हो गया? 1%। और अच्छा, अगर जनसंख्या में बात करें तो भारत का स्थान कौन सा आपका? दूसरा। भारत का स्थान दूसरा। पहले पे आपका है चीन और दूसरे पे आपका है भारत। तो आपका 2 पॉइंट बताया गए कि पहला क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यही चीज़ परसेंट में पूछी जाए 2.4%। भारत का स्थान आपका 7वां, 6 देश उसके पहले, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, यानी 7वें पे आपका भारत। और जनसंख्या की बात करें तो भारत का स्थान आपका कितना? दूसरा। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आज तक की डेट की, यानी 14 मई की 2021 में आपकी डेट की पॉपुलेशन है 1,39,20,28,549। ठीक, हर सेकंड हमारे यहाँ की जनसंख्या का डाटा अपडेट होता है। ठीक, तो आप दिन का भी देख सकते हैं और सेकंड का भी। लेकिन आखिरी जनगणना के ऑफिशियल के हिसाब से देखा जाए तो जनगणना आपकी 2011 में हुई थी आखिरी, और तब हमारे यहाँ की जो जनसंख्या थी वो थी 121.09 करोड़। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 17.5%। ठीक, तो पहले नंबर पर आपका चीन जनसंख्या में और दूसरे नंबर पर आपका भारत। अब आगे बढ़ते हैं, भारत के विषय में और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का मैप थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे क्या हर एक चीज़ वहाँ पर स्थित है, और उसी में समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा हम लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये कुछ आपका इंडिया का मैप, ठीक। अब दिशाएं आप लोगों को सभी को क्लियर होंगी कि भैया ऊपर उत्तर है, नॉर्थ, नीचे दक्षिण है, साउथ, इस तरफ ईस्ट यानी पूर्व, और इस तरफ आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम। ठीक, अच्छा, अगर प्रेजेंट टाइम में आपसे कोई पूछे कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो याद रखिएगा अब इस समय अपने यहाँ 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे, एक कम हो गया, उसी को 2 केंद्र शासित में डिवाइड कर दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर की बात करी जा रही है। जम्मू कश्मीर को आपको 2 केंद्र शासित में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक आपका लद्दाख। तो वही एक केंद्र शासित कम हो गया और 2 में डिवाइड हो गया। ठीक, तो उस समय आपके 7 केंद्र शासित थे, टोटल हो गए 9। तो जब आप 9 बोल रहे हैं तो यहाँ पे 8 क्यों लिखा गया?
अभी 26 अक्टूबर 2020 की बात है, आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश आपस में ऐड कर दिए गए, मिलाकर एक कर दिया गया, और दोनों दा वाले, यानी दमन और दीव और दादर और नागर हवेली। तो प्रेजेंट टाइम में आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने? 8। अच्छा, 8 के नाम की बात करें तो सबसे पहला आपका है जम्मू कश्मीर, दूसरा है आपका लद्दाख, तीसरा है आपका दिल्ली, चौथा है आपका चंडीगढ़, पांचवा दादरा और दमन, एक साथ लिख दिया गया, यही ऐड किया गया था आपका। उसके बाद आपका लक्षद्वीप, फिर आपका अंडमान और निकोबार, और लास्ट आपका पुदुचेरी। ठीक, टोटल केंद्र 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा मैप में लोकेशन देख लेते हैं इन 8 की, कहाँ पर एग्जैक्ट में पढ़ते हैं। नाम पता होता है हम लोगों को, लेकिन लोकेशन नहीं पता होती है। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर इस तरीके से जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया। ये जो छोटा वाला हिस्सा है आपका, जो छोटा वाला हिस्सा है आपका, ये है आपका जम्मू कश्मीर, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा बनाया गया, ये बनाया गया आपका लद्दाख। इस जगह थोड़ा सा नीचे आपका, यहाँ पर जो है नाम उसका चंडीगढ़, इस जगह आपका जो है नाम उसका दिल्ली, और 2 आपके जो मिलाए गए वो दोनों इसी जगह थे, तो एक साथ लिख दे रहे हैं उसको, दादर और दमन। यही दोनों मर्ज करके आपके मिलाकर एक बनाए गए। आगे बढ़े, इस जगह आपका जो स्थित है नाम उसका लक्षद्वीप, इस तरफ जो आपका स्थित है नाम उसका अंडमान और निकोबार। एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि लिखने में केंद्र शासित प्रदेश में नाम में अंडमान निकोबार एक साथ आता है, लेकिन अंडमान अलग हिस्सा है और निकोबार अलग हिस्सा है। ऊपर वाले हिस्से को जो नॉर्थ में पड़ता है आपका वो अंडमान है, और नीचे वाला हिस्सा जो आपका साउथ में है वो आपका निकोबार है। और जब कभी हम लोग अंडमान निकोबार पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि अंडमान के भी खुद में 4 भाग हैं और निकोबार के भी खुद में 3 भाग हैं। लेकिन अभी एक बेसिक क्लियर हो रहा है, एक नज़र, यानी जो छोटी मोटी चीज़ें उनके बारे में बात कर रहे हैं केवल हम लोग। तो अंडमान ऊपर और निकोबार आपका नीचे। ठीक, अब केवल एक केंद्र शासित प्रदेश बचा, वो आपका बचा पुदुचेरी। अब आप मैप उठाना यहाँ पर यहीं पे समझिएगा, कोशिश करिएगा। आप जब देखोगे तो आपको पुदुचेरी टोटल 3 जगह इंडिया में मिलेगा, एक ये और एक ये राज्य आपका पड़ता है केरल, ये राज्य आपका पड़ता है तमिलनाडु, और इस जगह आपका जो राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। पूछा जाता है भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में स्थित है, जो 3 राज्यों में स्थित है, तो आंसर उसका सही है आपका पुडुचेरी। वो आपका 3 राज्यों में स्थित है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगर नाम की बात करें तो तमिलनाडु में जो हिस्सा स्थित है नाम उसका है कराईकल, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है उसका नाम है यनम, और जो केरल में स्थित है नाम उसका माहे। क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार रिपीट हुआ है कि भैया भारत का वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका 3 राज्यों में स्थित है, तो आंसर उसका क्या? पुडुचेरी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के जलमार्गों के बारे में। जलमार्गों पे जाने से पहले एक बात अच्छे समझ लेते हैं कि भारत की 3 दिशाओं में आपका पानी है। पानी मतलब समुद्र या खाड़ी, कुछ भी कह सकते हैं, पानी है। ठीक, अगर सीधे सीधे बात करें कि ये भारत का पश्चिम मतलब इस तरफ, पश्चिम में क्या स्थित है, तो पश्चिम में जो चीज स्थित है नाम उसका अरब सागर। सीधा सा क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में क्या स्थित है, आपका हिंद महासागर। और पूर्व में पूछा जाए तो आपका जो स्थित है नाम उसका बंगाल की खाड़ी। 3 दिशाएं और 3 पानी वाली चीजें, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में आपका हिंद महासागर और पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी। अब इसके बाद क्या किया गया, इन्हीं में कुछ आपके जलमार्ग बनाए गए। क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, जरा सुनिएगा, पैटर्न देखिएगा क्वेश्चन का। सबसे पहला जलमार्ग जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच से गुजरता है। वास्तव में ये जलमार्ग नहीं है, ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। उस जगह से होकर अक्षांश रेखा गुजरती है, तो उन्हीं अक्षांश रेखाओं को नाम दे दिया गया, उन्हीं की डिग्री के हिसाब से। अंडमान और निकोबार के बीच से जो जलमार्ग जाता है उसको बोलते हैं आपका 10 डिग्री जलमार्ग या 10 डिग्री चैनल। ठीक, तो जो जलमार्ग आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है उसका आंसर क्या, 10 डिग्री जलमार्ग। अब जरा सुनिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये बना कि वह कौन सा जलमार्ग है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो अलग करने की बात हो रही है, तो सीधा सीधा जो बीच से जा रहा है 10 डिग्री जलमार्ग। दूसरा क्वेश्चन,
वह कौन सा जलमार्ग है जिसकी उत्तर दिशा में अंडमान स्थित है। अब उत्तर दिशा में अंडमान स्थित है तो इसी की बात हो रही होगी, यानी आंसर फिर क्या हो जाएगा इसका 10 डिग्री जलमार्ग। तीसरा क्वेश्चन, वह कौन सा जलमार्ग है जिसकी दक्षिण दिशा में निकोबार स्थित है, फिर दक्षिण में निकोबार, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 डिग्री जलमार्ग। मतलब क्वेश्चन अलग अलग और आंसर तीनों बार एक। तो इस तरीके क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। और क्या है, ये जो निकोबार है, निकोबार के भी दक्षिण से एक आपका जलमार्ग जाता है, नाम उसका 6 डिग्री जलमार्ग। और यहां पर भारत का एक पड़ोसी देश है, नाम उसका इंडोनेशिया। ठीक, तो वो आपसे कहेगा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य कौन सा जलमार्ग स्थित है, तो आंसर आपका क्या 6 डिग्री जलमार्ग। इसी अंडमान निकोबार में दो आपके छोटे छोटे जलमार्ग और जाते हैं। अगर नाम की बात करें तो पहला है कोको जलमार्ग और जो दूसरा है नाम उसका डंकन जलमार्ग। तो ये सारे के सारे जो जलमार्ग हैं आपके, यानी 4 जलमार्ग जो हैं आपके वो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। नाम की बात करें कोको, डंकन 10 डिग्री और 6 डिग्री। अब इसी तरीके कुछ जलमार्ग आपके अरब सागर में स्थित हैं। अरब सागर में हम लोगों ने भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश देख लिया था, नाम उसका क्या था लक्षद्वीप। इसी लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप समूह और स्थित है यहाँ पर, नाम है उसका मिनिकॉय। और इसी के नीचे भारत का एक पड़ोसी देश स्थित है, नाम उसका मालदीव। ये टोटल 3 चीजें, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव। इन तीनों के बीच से 2 जलमार्ग होकर गुजरते हैं। पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। मतलब मालदीव और मिनिकॉय के मध्य एक जलमार्ग स्थित है और दूसरा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। जो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य जलमार्ग है उसका नाम है आपका 8 डिग्री जलमार्ग या 8 डिग्री चैनल। और जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है नाम उसका 9 डिग्री जलमार्ग या 9 डिग्री चैनल। ठीक, तो एक चीज और क्लियर हो गई कि जो अरब सागर में जलमार्ग स्थित हैं वो कौन कौन से आपके 9 डिग्री और 8 डिग्री। और अगर बंगाल की खाड़ी में पूछा जाए तो कोको, डंकन 10 डिग्री और 6 डिग्री। अब जरा बात सुनिएगा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ज्योग्राफी में कि भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 1 और 2 जो मैंने 2 स्टार बनाए हैं ये भारत के 2 ज्वालामुखी हैं। इनमें से एक सक्रिय है और एक आपका सुसुप्त है। सक्रिय का मतलब हमेशा गुस्से में रहने वाला, हमेशा लावा उगलने वाला, और सुसुप्त का मतलब कभी कभी अचानक गुस्सा आ जाए, जिसको मतलब अचानक लावा उगल दे। तो जो ऊपर वाला आपका स्टार बनाया गया है वो है नारकोंडम, नाम उसका नारकोंडम। ये जो नारकोंडम है ये भारत का एक सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त मतलब डोरमेंट। और जो दूसरा वाला है ये है आपका बैरन द्वीप। ये भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। जरा डिफरेंस समझिएगा, जागृत मतलब एक्टिव। ठीक, तो जो आपका पहला वाला है उसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम भारत का एक सुसुप्त ज्वालामुखी। कहीं पे भी इसमें हमने एकमात्र नहीं लगाया। एकमात्र नहीं लगाया मतलब इसके जैसे भारत में और भी हैं। और जो दूसरा वाला है बैरन द्वीप वो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, मतलब एक्टिव वॉल्केनो की बात करेंगे। अगर जागृत की बात करेंगे तो भारत में इकलौता है और वो आपका कौन सा, बैरन द्वीप। ठीक, ये आपके 2 आपके ज्वालामुखी। आगे बढ़ते हैं, जरा एक चीज और समझ लीजिएगा इसी जगह। देखिए, बनाने में दोनों को मैंने अंडमान निकोबार की पूर्व दिशा में, ईस्ट में बनाया है। ठीक, तो वो डीपली जाएगा, बहुत डीपली जाएगा, तो आपसे नाम के बाद पूछेगा कि क्या दोनों के दोनों ज्वालामुखी भारत के अंडमान निकोबार की पूर्व दिशा में स्थित हैं। हाँ, बिल्कुल स्थित है, और दोनों के दोनों बंगाल की खाड़ी में आपको दिख रहे होंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ये सब जलमार्ग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेबर कंट्रीज की बात करते हैं। तो अगर नेबर कंट्रीज की बात करें तो इंडिया के आपके लैंड वाले, जमीन वाले 4 + 3 टोटल कितने, 7। अगर सबके नामों की बात करें कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो सबसे पहला ये रहा आपका पाकिस्तान, ये रहा आपका अफगानिस्तान, इस तरफ ऊपर है आपका चाइना, ये रहा आपका नेपाल, ये रहा आपका भूटान, ये आपका म्यांमार,
ये आपका बांग्लादेश। ठीक, टोटल पड़ोसी देशों की संख्या आपको बताई गई 7। एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां आपका बांग्लादेश। याद रखिएगा श्रीलंका और मालदीव। ठीक, मालदीव तो हम लोगों ने बना लिया, ये रहा इस जगह आपका श्रीलंका। ये जलीय सीमा द्वारा जुड़े हुए हैं, जलीय पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं सॉरी। लेकिन अगर स्थलीय और केवल पड़ोसी देशों की संख्या की बात करी जाए तो अपने यहाँ केवल कितने हैं? 7। ठीक, अगर नाम की बात करें तो सबसे पहले आपने पाकिस्तान लिखा, फिर अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन इसी जगह बनता है कि किस देश के साथ भारत की सबसे कम लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जरा देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे देश की सीमा है वो है आपकी बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम की बात करें तो आपका कौन सा देश भारत के साथ सीमा बनाता है? अफगानिस्तान। आप देखने में बता सकते हैं कि देखिए अफगानिस्तान बिल्कुल जरा सा टच करता है, ठीक, लेकिन बांग्लादेश को देखने में आपको लगेगा कि चीन तो इससे ज्यादा टच करता है। ठीक, तो इसका रीजन क्या है जरा सुन लीजिएगा। चीन के साथ हमारे जो देश की सीमा है वो कुछ इस तरीके स्मूथ लाइन है, जबकि बांग्लादेश के साथ हमारे यहाँ की सीमा कुछ इस तरीके जिग जैग। जितनी भी नदियां हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, मेघना है, कई सारी ब्रांचेस हैं गंगा ब्रह्मपुत्र की, सारी इस तरीके जाती है। तो वहां पर जो सीमा है वो कटी फटी है। ठीक, अगर आपसे कोई रीजन पूछ रहा है कि भैया बांग्लादेश के साथ सीमा ज्यादा कैसे है, तो याद रखिएगा जिग जैग जो लाइन है। तो सबसे ज्यादा आपकी बांग्लादेश के साथ, और पूछा जाए कितनी, टोटल 4096 किलोमीटर। उसके बाद आपकी चीन के साथ सीमा है टोटल आपकी 3488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान के साथ सीमा है 3323 किलोमीटर। उसके बाद आपकी नेपाल के साथ सीमा है 1751 किलोमीटर। उसके बाद आपकी म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर। और उसके बाद भूटान 699 किलोमीटर। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान, टोटल 106 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि किस देश के साथ सीमा है तो बांग्लादेश के साथ, टोटल कितनी है? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम पूछी जाए तो अफगानिस्तान, टोटल कितनी आपकी? 106 किलोमीटर। अब जरा बात सुनिएगा, इस पे एक क्वेश्चन, जैसे एसएससी की बात ना करें हम लोग, आरओ की बात करें या यूपी पीसीएस की बात करें या किसी भी स्टेट पीएसयू की बात करें, तो यहाँ पर देखिए एक तो नंबरिंग वाला क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन इस तरीके भी बनता है प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छे तरीके से कि आपको कोई भी 4 देश दे देगा इनमें से और बोलेगा कि निम्न देशों को भारत के साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाले, बढ़ते हुए क्रम में लगाइए या घटते हुए क्रम में लगाइए। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दिए नेपाल से लेकर अफगानिस्तान तक। ठीक, तो अगर वो 4 ऑप्शन आपको बढ़ते में बोलेगा तो सबसे पहले नेपाल आ जाएगा, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। और अगर घटते में बोल देगा, अगर बढ़ते में बोल देगा तो फिर अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और नेपाल। इस तरीके सीक्वेंस, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसके लिए भी थोड़ा रेडी रहिएगा, वो डाटा नहीं पूछेगा आपसे, सीक्वेंस में लगाने को बोल देगा। तो ये हो गए भारत के पड़ोसी देश। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत से गुजरने वाली प्रमुख रेखाओं की। ठीक, जो प्रमुख रेखाएं हैं भारत से गुजरने वाली, मेन लाइंस हैं, उनकी संख्या है आपकी 2। भारत से होकर गुजरने वाली प्रमुख रेखाओं की अगर कोई संख्या पूछे तो आंसर कितना उसका? 2। जो सबसे पहली मेन लाइन है वो हमारे यहां से जाती है आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो दूसरी रेखा है वो भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा मतलब भारत की टाइम लाइन की बात करी जा रही है। ठीक, जरा सुनिएगा, जो समय रेखा है और जो कर्क रेखा है, अगर कर्क रेखा की डिग्री की बात करें तो डिग्री है आपकी 23.5। ठीक, दिशा की बात करें उत्तरी, और रेखा के प्रकार की, टाइप ऑफ लाइन की बात करें तो अक्षांश, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड। ठीक, तो 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा की डिग्री 23.5 उत्तरी अक्षांश। ये जो है वो भारत के 8 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 8। इसी तरीके अगर समय रेखा की बात करें तो डिग्री इसकी 82.5, दिशा है पूर्वी, और रेखा का प्रकार है आपका देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड। ठीक, तो 82.5 पूर्वी देशांतर ही आपकी भारत की मानक समय रेखा कहलाती है, जो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और अगर राज्यों की बात करें तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 5। अगर कर्क रेखा की बात करें कि 8 राज्यों से कौन कौन से होकर गुजरती है, तो जरा हम लोग लोकेशन के हिसाब से देख लेते हैं मैप के थ्रू। ठीक, इस तरीके
कुछ हमारे यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, ये दिशा आपकी वेस्ट हो गई, ये दिशा आपकी ईस्ट हो गई। ठीक, 8 राज्यों की बात करें तो सबसे पहला जो राज्य है आपका वो गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा और आठवां आपका मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल राज्य आपके कर्क रेखा पर स्थित कितने? 8। अगर समय रेखा की बात करें इसी तरीके कि समय रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो समय रेखा जो है वो आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल कितने? 5। ठीक, सबसे पहला आपका यूपी, दूसरा आपका एमपी, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा आपका उड़ीसा और पांचवा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, कर्क रेखा 8, समय रेखा 5। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां से होकर भारत की मानक समय रेखा भी जाती है और भारत की कर्क रेखा, जो भारत से होकर कर्क रेखा जाती है, वो दोनों कॉमन राज्य कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं कि 2 राज्य ऐसे मिलेंगे आपको जो कॉमन होंगे, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। और एक चीज और दिख रही होगी आपको, देखो इस तरीके से बनाने से एक चीज और क्लियर हुई कि दोनों जो रेखाएं वो आपस में एक दूसरे को काटती हैं। अगर काटती हैं तो वो कोई ना कोई एक जगह जरूर होगी। तो याद रखिएगा, वो जो राज्य है जहां पर आपकी मानक समय रेखा भारत की और जो भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा है वो काटती हैं, तो वो राज्य आपका कौन सा? छत्तीसगढ़। और अगर कोई पूछ दे कि भैया छत्तीसगढ़ में भी कहाँ काटती हैं, जो जिला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वो आपका छत्तीसगढ़ का कोरिया नामक स्थान पर भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटते हैं। अब यहाँ पे एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बनता है। डायरेक्शन का मतलब जरा सुनिएगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चन अब इस टाइप के बनते हैं। जैसे बताया गया आपको, कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों जाती है। आपने ठीक है याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने राज्यों के नाम याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अक्सर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे ट्रिक बताते हैं, मित्र पर गमछा झार, ठीक, लेकिन वो ट्रिक यहाँ पर फेल हो जाती है। आप डायरेक्ट याद करिए, डायरेक्ट चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, आपका आंसर हमेशा निकलेगा। देखिए, गुजरात से हम लोग अगर पश्चिम से स्टार्ट करें तो सबसे पहले गुजरात पड़ेगा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको वो कोई 4-5 ऑप्शन दे देगा राज्यों में नाम, और बोल देगा इन राज्यों को पूर्व से पश्चिम अगर हम कर्क रेखा पर जाएं तो सही क्रम में लगाइए। अगर पूर्व से पश्चिम बोला तो पूर्व इस तरफ और पश्चिम इस तरफ। तो सबसे पहले पूर्व में राज्य पड़ेगा आपका मिजोरम, उसके बाद राज्य पड़ेगा आपका त्रिपुरा। ठीक, सीक्वेंस में लगाना, तो सबसे पहले भाई मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और यही अगर वो बोल दे पश्चिम से पूर्व तो गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी तरीके वो समय रेखा में बोल सकता है कि जो समय रेखा है, ठीक, उसको जो राज्य हैं उस पर स्थित है उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। उत्तर मतलब ऊपर हो गया, तो उत्तर से ऊपर यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक, तो इस तरीके क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिएगा। अब आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, लेकिन अब सब स्कोप हो गया है, धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। अच्छा, स्थलीय सीमा क्या होती है ये देखिए, जो किसी भी दूसरे देश के साथ आपकी सीमा ज्वाइंट है, मतलब जो जमीन से जमीन जुड़ी हुई है किसी भी दूसरे देश की भारत के साथ, वो आपकी कहलाती है क्या? स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की बात करें तो पड़ोसी देश हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो पड़ोसी देशों में आपके टोटल 7 देश थे। ठीक, तो उन 7 के साथ आपकी जो सीमा टच होती है, ठीक, तो अगर बात करें स्थलीय सीमा की, लैंड फ्रंटियर की बात करें स्थलीय सीमा की, तो भारत की स्थलीय सीमा है कुल 15,200 किलोमीटर। टोटल जमीन से जमीन जो हमारी सेनाएं तैनात होती हैं, इंडियन आर्मी वगैरह, ठीक, आईटीबीपी हुआ, असम राइफल्स हुआ, ये सारी जो सीमाएं हैं उनमें आपकी जो सीमाएं हैं टोटल उसकी लेंथ कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगर इसी में हम देखें कि जलीय सीमा, कोस्टल लाइन मतलब ये जो समुद्र वाली है, ये आपकी 3 समुद्र वाली, जो कन्याकुमारी आपका नीचे ज्वाइंट होता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। जलीय सीमा की बात करें तो 7516 किलोमीटर। स्थलीय सीमा आपकी ज़्यादा है 15,200 किलोमीटर, जलीय सीमा आपकी कम है 7516 किलोमीटर। अगर कुल सीमा बोल दिया जाए कि भारत की कुल सीमा, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल हो जाएगा 22,716 किलोमीटर। टोटल कितना? 22,716 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट की बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के प्रथम और अंतिम बिंदु। प्रथम और अंतिम बिंदु का मतलब हुआ, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर खड़े,
जरा सा आगे बढ़ेंगे तो भारत का जो लास्ट पॉइंट होगा म्यांमार लग जाएगा उसके बाद। इसी तरीके यहाँ पर मान लीजिए खड़े, ऊपर गए नॉर्थ में, तो कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ के बाद भारत पीछे रह जाएगा और वहाँ पर आपका चीन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके यहाँ पर और इसी तरीके यहाँ पर, हर जगह भारत का एक एक बिंदु है। ठीक, तो सबसे अगर उत्तर में बात करें, ये दिशा आपकी कौन सी है, नॉर्थ, तो सीधे पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है या उत्तर दिशा में स्थित बिंदु कौन सा है। तो नॉर्थ में बात करें तो नाम है उसका इंदिरा कॉल, और इसी को आप कह सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर, इंदिरा कॉल या सियाचिन ग्लेशियर। और आपको एक चीज क्लियर दिख रही होगी कि अब ये किस में आता है, लद्दाख में। यानी अगर सबसे उत्तरी आपका राज्य या केंद्र शासित की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। ठीक, तो सबसे नॉर्थ बिंदु जो नदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया है वो है इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर, यह आपका कहां पर स्थित है, लद्दाख में। अगर सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें जो म्यांमार के पास है तो नाम उसका किबिधु या वलांगा, और जो राज्य पड़ता है आपका जहां पर ये स्थित है नाम उसका अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो अब इस तरीके आपने क्वेश्चन देखा होगा कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो पूर्वी राज्य जब अरुणाचल प्रदेश है तो पूर्वी बिंदु भी वहीं पर पड़ेगा, और पॉइंट का नाम आपका किबिधु या वलांगा। कहीं कहीं किबिथु लिखा रहता है, इतना अंडरस्टूड है कि वही बात हो रही है। अगर सबसे पश्चिम की बात करें तो नाम उसका सर क्रीक या गोर माता, और जो राज्य है आपका वो है गुजरात। ये आपका वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, सर क्रीक या गोर माता और गुजरात। अब जरा बात सुनिएगा, यहां पर जो अब चीज बताने जा रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक, अगर वो कहता है भारत का सबसे दक्षिणी, या फिर अगर वो बोले कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी, तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा। याद रखिएगा, मुख्य भूमि में ये आपका लक्षद्वीप और ये आपका अंडमान निकोबार शामिल नहीं किया जाता है। मुख्य भूमि में ये केवल मेनलैंड जो बीच की बात है, ठीक, उसकी बात हो रही है। तो अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बोले तो याद रखिएगा उसका नाम है कन्याकुमारी, और स्टेट जो पड़ता है वो पड़ता है आपका तमिलनाडु। लेकिन अगर वो कहे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तब वो ये कन्याकुमारी नहीं होगा, तब पड़ेगा वो निकोबार में, और निकोबार में भी सबसे दक्षिण में। मैंने बताया था अभी कि निकोबार के भी खुद में 3 भाग हैं, जब हम लोग अंडमान निकोबार पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि निकोबार में भी वो जो सबसे दक्षिणी पड़ता है, ग्रेट निकोबार पड़ता है, और वहां पर जो पॉइंट है नाम है उसका इंदिरा पॉइंट, और इसी का नाम है आपका पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट यहां पर जो है दक्षिणी वाला वो इंदिरा पॉइंट है, और जो उत्तर में है वो है आपका इंदिरा कॉल। थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, ये इंदिरा कॉल और ये आपका इंदिरा पॉइंट। तो सदर्न वाले जो दक्षिणी बिंदु हैं वो आपके 2 बताए गए। अगर मेनलैंड की बात हो, मुख्य भूमि की बात हो, तो कन्याकुमारी कहां पर, तमिलनाडु में। अगर केवल लिखा हो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो फिर इंदिरा पॉइंट, या कहां पर आपका पिगमेलियन पॉइंट दूसरा नाम इसका, और कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई की। लंबाई आप सभी लोगों को पता है, किसी भी इंसान की लंबाई होती है तो उत्तर से दक्षिण नापी जाती है। तो अगर लंबाई की बात करें तो कुछ इस तरीके नापी जाएगी, और चौड़ाई की बात करें तो कुछ इस तरीके नापी जाएगी। ठीक, तो जो लंबाई है भारत की उत्तर से दक्षिण दिशा में वो है आपकी 3214 किलोमीटर। टोटल लेंथ है इंडिया की 3214 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है आपकी 2933 किलोमीटर, 2933। टोटल आपकी जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, 3214 और 2933। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, कुछ लोग पूछ देते हैं कि भारत की आकृति कैसी है, गोल है, त्रिभुजाकार है, पंचभुजाकार है, षटकोणी, अष्टकोणी, 16 कोणी, चतुष्कोणी। ठीक, तो याद रखिएगा भारत की जो आकृति है वो आपकी चतुष्कोणी है। टोटल 4 कॉर्नर निकलते हैं, टोटल आंसर उसका होगा चतुष्कोणी। एक चीज और याद रखिएगा कि भारत के बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि वो किस गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर, पृथ्वी के पार्ट की बात हो रही है। तो भारत जो है वो पूर्ण रूप से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फीयर जो आपका है उस गोलार्ध में स्थित है। सीधा सीधा आंसर कि भैया भारत जिस गोलार्ध में स्थित है वो आपका कौन सा गोलार्ध? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों के बारे में और देखते हैं। बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की। जो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो सबसे मेन वाले हैं आपके 3। टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं आपके वो मेन वाले कितने हैं? 3। पहले का नाम है
उत्तर दक्षिण गलियारा, दूसरे का नाम है पूरब पश्चिम गलियारा और तीसरे का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग। पहले टोटल आपको 3 जो हैं राष्ट्रीय राजमार्ग बताए गए। सबसे पहला उत्तर दक्षिण गलियारा, इंग्लिश में बात करें तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, दूसरा पूरब पश्चिम गलियारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और तीसरा आपका स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे। ठीक, अब जरा सुनिएगा, गलियारा मतलब सिंपल सा होता है गली, वो गली जो आपका कहां से कहां तक गई, उत्तर से दक्षिण। अब उत्तर आपको मैप में पता है इधर कहीं, और दक्षिण भी आपको पता है इधर कहीं। ठीक, तो सीधी सी बात, जो आपका उत्तर दक्षिण गलियारा है वो स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर से, ये रहा आपका जम्मू कश्मीर ऊपर, और जम्मू कश्मीर में भी स्टार्ट होता है श्रीनगर से, श्रीनगर से चलता है दिल्ली होता हुआ भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, अभी आप लोगों को बताया गया था क्या, कन्याकुमारी। टोटल जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से स्टार्ट हुआ, तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक आता है, और इसका जो नंबर है वो है आपका NH-44। नंबर कितना, NH-44। प्रेजेंट टाइम में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका यही है जो आपको बताया गया, NH-44। इससे पहले जो था वो NH-7 था, यहाँ बनारस यानी वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक आता था। ठीक, इस तरीके कुछ जॉइंट हो जाता था इसी वाले में आके, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH-44, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक, और उसी का नाम क्या, उत्तर दक्षिण गलियारा। जो दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम उसका पूरा पश्चिम गलियारा। अगर पूरा पश्चिम गलियारे की बात करें तो दिशाएं आपको क्लियर, इधर पूर्व इधर पश्चिम। ठीक, ये गुजरात में स्टार्ट होता है पोरबंदर से, पोरबंदर से स्टार्ट होता है, इस तरीके जाता है राजस्थान से, यूं टर्न लेता है और जाता है यहां पर, और ये जो राज्य है आपका असम पड़ता है, और असम में जिस जगह तक जाता है नाम उसका सिलचर। ठीक, तो गुजरात के पोरबंदर से स्टार्ट होता है आपका पूरा पश्चिम गलियारा और जाता है असम में सिलचर तक, और इसी वाले का नाम है आपका NH-27, NH-27। अब जरा देखिएगा, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग आपको बताए गए, पहला पूरा पश्चिम गलियारा, दूसरा उत्तर दक्षिण गलियारा। ये रेड वाली लाइन आपकी NH-44 और ये ब्लू वाली आपकी NH-27। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं? आपको दिख रहा होगा, हाँ, दोनों एक दूसरे को काटते हैं। क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी जगह है जहां पर उत्तर दक्षिण गलियारा या पूरा पश्चिम गलियारा एक दूसरे को काटते हैं? तो भैया याद रखिएगा, झांसी, यूपी की बात हो रही है, झांसी की, वहां पर आपके उत्तर पूर्वी गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरा पश्चिम गलियारा एक दूसरे को काटते हैं। और इसका कुछ क्वेश्चन और बन सकता है, किस तरीके, वो हो सकता है नाम पे ना दे, नंबर पे दे दे कि NH-44 और NH-27 एक दूसरे को कहां काटते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, झांसी। या तीसरा इंग्लिश में दे सकता है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को कहां काटते हैं, कहां पे कट करते हैं, तो आंसर उसका क्या, झांसी। ठीक, अब तीसरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग बचा नाम उसका स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग। पहले वाले में था उत्तर दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण तक गया, दूसरे वाले में पूरब से पश्चिम तक गया, तीसरे वाले में है चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा कि एक चतुर्भुज बन रहा होगा। और अगर देखें हम लोग कि ये चतुर्भुज कैसे बनता है, तो ये स्टार्ट होता है आपका दिल्ली से, दिल्ली से स्टार्ट हुआ, ट्रेवल करता हुआ एक और महानगर आपका आता है कहाँ तक, कोलकाता तक। कोलकाता के बाद ये टर्न लेता है और आता है आपका चेन्नई तक, चेन्नई के बाद ये फिर एक टर्न लेता है और आता है आपका मुंबई तक, और मुंबई से वापस जाता है दिल्ली। आप देख सकते हैं एक चतुर्भुज बना, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से आपका दिल्ली। ठीक, अब अगर नंबरिंग की बात करें तो देखिए एक चीज, नॉर्मल सी बात समझिएगा, ये चतुर्भुज है। ठीक, अपने यहाँ नेशनल हाईवे में कुछ रखा गया है फंडा, जैसे दिल्ली, कोलकाता, ये आपका चेन्नई और ये मुंबई। अगर आप नॉर्मली चाहो तो इसको NH2 बोल सकते हो, NH3 बोल सकते हो, NH4 बोल सकते हो, NH5 बोल सकते हो। लेकिन अब आप जब भी जो टॉपिक पढ़ोगे राष्ट्रीय राजमार्ग, तब आप की बात करें अगर, तो फिर ये आपका जो एग्जैक्ट में नाम होगा वो है NH-19, ये वाला है आपका NH-48, ये वाला आपका NH-48 और ये वाला आपका NH-16। यानी जो दिल्ली से कोलकाता जा रहा है, आप NH2 भी बोल सकते हो और उसको क्या बोल सकते हो, NH-19। जो दिल्ली से
आपका मुंबई तक है वो NH44। यही 44 आगे आता है कहाँ से, मुंबई से चेन्नई, यानी आप दिल्ली से चेन्नई तक डायरेक्ट भी बोल सकते हो क्या, NH48। और चेन्नई से जो आपका कोलकाता तक आता है उसका नंबर आपका क्या, NH16। अगर सबकी लेंथ की बात करें तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है उसकी लेंथ है आपकी 3745 किलोमीटर। अगर पूर्व पश्चिम वाले की बात करें तो लेंथ है आपकी 3507 किलोमीटर। और अगर स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें तो टोटल है 5846 किलोमीटर। ठीक, तो ये हो गए आपके कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। और जब नेशनल हाईवे पढ़ाया जाएगा तो आपको अलग से सारे हाईवे पढ़ाए जाएंगे, जितने भी हैं टोटल 200 नेशनल हाईवे के बारे में बताया जाएगा। ठीक, उनमें भी मेन नहीं, हर एक चीज़ आपको डिस्क्राइब करी जाएगी कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपका क्वेश्चन अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो ये नहीं केवल हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, हम लोग पूरा लेके चलेंगे और अच्छे से। आप 2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ से देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा या फिर कभी ना कभी, कि भारत में समुद्र तल का मापन किस शहर से किया जाता है। ठीक, जो सी लेवल है अपने यहाँ वो किस जगह से नापा जाता है। जैसे आप नॉर्मली रेलवे स्टेशन जाएं तो वहाँ पर जो बोर्ड होता है, स्टेशन का नाम होता है, वहाँ पर लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई 641 मीटर, 142 मीटर। वो आप किसी भी स्टेशन में जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा वो जो जगह है जहाँ से समुद्र तल को नापा गया है वो कौन सी, आपकी चेन्नई। मतलब चेन्नई को बिल्कुल इक्वल माना जाता है समुद्र तल के, सी लेवल के बिल्कुल इक्वल, यानी चेन्नई जो है आपका वो समुद्र के बराबर। और जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ में आते हैं, ये साउथ ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब हिमालय, हिमालय इस जगह है आपका पूरा। ठीक, तो जब हिमालय है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, मतलब हम बिल्कुल बॉटम से टॉप तक आ रहे हैं, यानी ऊंचाई पर आ रहे हैं। आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, कभी ट्रेन में लिखा रहता है जो सूची अनुसूची वहाँ पे टंगी रहती है कि ट्रेन अप और डाउन, गाड़ी संख्या 12 366 अप और डाउन, इस तरीके। तो वो यही लिखा है, जो आपकी ट्रेन साउथ से नॉर्थ आती हैं वो अप आ रही होती हैं तो वो अप, और जो नॉर्थ से साउथ जा रही होती है वो आपकी डाउन। फिर आपने देखा होगा कि जो वो बोर्ड होता है वो हमेशा येलो कलर का होता है, पीला होता है। स्कूली बच्चों की जो बस होती है वो भी पीले कलर की होती है। वो पीले कलर की इसलिए होती है, ऐसा नहीं कि मतलब वो बहुत अच्छा है कलर। ठीक, उसमें ये खासियत है कि जो पीला कलर है, अगर हमारे सामने 1000 रंग भी पड़े हों तो सबसे पहले जो हमारी निगाह पड़ती है वो पीले रंग पे पड़ती है। और जैसे स्कूली बच्चों का, आप छोटे बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं, अगर उनके लिए 0.5 सेकेंड भी हम जल्दी से ब्रेक मार पाएँ तो बहुत बड़ी बात होती है। तो उनकी सेफ्टी के लिए ये येलो कलर रखा जाता है। अब देखिए हम लोगों ने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया। ठीक, हर एक चीज़ लगभग पढ़ ली। जो चीज़ें रह गई हैं या आज नहीं हो पा रही हैं वो अगले टर्न पे टॉपिक वाइज टॉपिक चलेगा। ठीक, और ये मत सोचिएगा कि एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा दिया गया, अलग अलग टॉपिक हैं। हाईवे अलग चलेगा, ये आपकी लाइंस जो हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये अलग चलेंगी, पड़ोसी देश सारे अलग चलेंगे, कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में अलग बात करेंगे। आज एक बेसिक इंडिया का, भारत एक नज़र, इंडिया एट अ ग्लांस, मतलब जो हम लोग पढ़ सकते हैं एक बार में, लंबाई चौड़ाई, जली सीमा, स्थलीय सीमा, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग को क्लियर करें। तो एक बार हम जल्दी से रिवीजन करा देते हैं ताकि आपके माइंड में फिर से सेट हो जाए। सबसे पहले हम लोगों ने इंडिया के बारे में बात करी। बताया गया पहला नंबर क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यही परसेंटेज में अगर पूछा जाए 2.4। पूरे विश्व की हमारे पास जमीन कितनी है, 2.4। फिर रैंक बताई गई इंडिया की 7। 6 देश उसके पहले, रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। अगर इंडिया की रैंक की बात करें तो 7, जो बता दिया गया। अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत का स्थान आपका दूसरा। ठीक, और अगर प्रेजेंट टाइम की आपकी कल तक की 14 अप्रैल तक की जनसंख्या की बात करें तो 1, 39, 20, 28, 549। ठीक, और अगर यही 2011 की जनगणना उठाएं तो 121.09 करोड़, यानी परसेंटेज में 17.5। और प्रेजेंट टाइम में अगर परसेंटेज देखें तो 18.5, यानी 1% की टोटल वृद्धि हो चुकी है हमारे यहाँ भारत की जनसंख्या में। और रैंक की बात करें तो पहले पे चीन और दूसरे पे आपका भारत। तो ये हो गया जनसंख्या और क्षेत्रफल। आगे बढ़े थे, फिर हम लोगों ने बात करी थी कि भारत में प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताए गए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और दमन, और जो आपके मर्ज किए करते हैं आपस में, लक्षद्वीप, अंडमान और पुडुचेरी। फिर आपके बताए गए लोकेशन सारे की, सबसे ऊपर ये आपका था लद्दाख, ये ट्रायंगल वाला छोटा सा हिस्सा आपका जम्मू कश्मीर, ये चंडीगढ़, ये दिल्ली, इस तरफ लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार। ठीक, उसके बाद आपका जो 3 राज्यों में स्थित था वो आपका पुडुचेरी। ठीक, उसके बाद वो 3 राज्यों में कौन कौन से था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। और लास्ट जो बचा आपका वो दादर और दमन, जो आपस में मिला दिए गए, वो 8वां बन गया। ठीक, आगे बढ़े थे, फिर हम लोग पड़ोसी देशों पे पहुंचे थे कि पड़ोसी देशों की संख्या आपको बना के दिखाई गई, टोटल कितने, 7। फिर हर एक देश के साथ सीमा बताई गई। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर,
चीन 34-88 किलोमीटर, पाकिस्तान 33-23 किलोमीटर, नेपाल आपकी 17-51 किलोमीटर, म्यांमार 16-43 किलोमीटर, भूटान आपकी 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान आपकी 106 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा हमारी किस देश के साथ, बांग्लादेश 4096, सबसे कम जो सीमा हमारी अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। फिर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर और जो चौड़ाई है आपकी वो 2933 किलोमीटर। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा की बात करें तो 7516 किलोमीटर। टोटल की बात कर देंगे तो 22,716 किलोमीटर। फिर कुछ जलमार्गों के बारे में हम लोगों ने देखा। पहला जलमार्ग था जो अंडमान और निकोबार के बीच से जाता था, ठीक, और इसी को नाम आपने क्या दिया, 10 डिग्री जलमार्ग। निकोबार के भी दक्षिण में और इंडोनेशिया के बीच में उत्तर में यानी एक जलमार्ग स्थित है, नाम उसका क्या, 6 डिग्री जलमार्ग। दो छोटे छोटे जलमार्ग और हैं जो आपके अंडमान निकोबार में ही स्थित है, नाम उनका कोको और डंकन, ठीक। इसके साथ ही हम लोगों ने इसी जगह 2 स्टार बनाए थे। पहला स्टार था आपका जो ज्वालामुखी, नाम उसका नारकोंडम, भारत का एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, और जो दूसरा है वो है आपका बैरनदीप, भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। फिर एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बताया गया था कि दोनों के दोनों अंडमान की पूर्व दिशा में स्थित हैं। जैसे कुछ जलमार्ग उस तरफ थे वैसे ही कुछ जलमार्ग इस तरफ हैं। पहला जलमार्ग मालदीव और मिनीकॉय के मध्य था, 8 डिग्री जलमार्ग या 8 डिग्री चैनल बोल सकते हैं। दूसरा मिनीकॉय और लक्षद्वीप के मध्य था, नाम उसका क्या, 9 डिग्री जलमार्ग। फिर हम लोग आगे बढ़े थे, बात करी थी भारत के जो प्रथम और अंतिम बिंदु हैं, तो सबसे ऊपर नॉर्थ पॉइंट, नदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया जो था वो इंदिरा कॉल या सियाचिन ग्लेशियर, और कहाँ पर है आपका, लद्दाख में। फिर आपका सबसे पूर्वी बिंदु किबिदु या वालांगा, कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक या गोरमाता, कहाँ पर है, गुजरात में। सबसे दक्षिणी, अगर केवल लिखा हो भारत का सबसे दक्षिणी, तो पड़ेगा फिर वो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, और इसी को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। लेकिन अगर वो बोल दे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो फिर पड़ेगा आपका कन्याकुमारी और तमिलनाडु में। और इसी का एक नाम और है केप कॉमरिन, इसी को बोलते हैं केप कॉमरिन। तो हो सकता है कन्याकुमारी मिले या आपका केप कॉमरिन। फिर आगे बढ़े, हम लोगों ने और चीज़ों के बारे में बात करी। बताया गया कि भारत के जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमुख वाले हैं वो 3 हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे पहला उत्तर दक्षिण जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक जाता है। दूसरा आपका गुजरात में पोरबंदर से लेकर असम में सिलचर तक जाता है। जो उत्तर दक्षिण वाला है उसका नाम है NH44, जो पूर्व पश्चिम वाला है उसका नाम आपका NH27। फिर दोनों बताए गए कि कहाँ पर कट करते हैं एक दूसरे को, झांसी, यूपी में झांसी में, यानी वो बोल सकता है NH44 और NH27 एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, झांसी में। तीसरा जो बताया गया नाम उसका स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग। चतुर्भुज का मतलब एक चतुर्भुज बनना चाहिए, तो ये स्टार्ट हुआ दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से वापस दिल्ली, एक चतुर्भुज कंप्लीट हो गया। फिर ये तीनों की आपकी लेंथ बता दी गई कि उत्तर दक्षिण गलियारा 37-45 किलोमीटर, दूसरा आपका जो पूर्व पश्चिम गलियारा है 3507 किलोमीटर, और तीसरा आपका जो स्वर्णिम चतुर्भुज है 5846 किलोमीटर। और फिर स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में एक चीज़ और बताई गई कि नॉर्मली आप NH2, NH3, NH4 और NH5 बोल सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये आपका NH19 है, दिल्ली से कोलकाता तक, दिल्ली से मुंबई NH48, यही NH48 मुंबई से आगे जाता है कहाँ तक, आपका चेन्नई तक, और चेन्नई से जो कोलकाता जाता है वो आपका NH16। फिर हम लोगों ने 2 प्रमुख रेखाएं भी देखी थी भारत से गुजरने वाली। सबसे पहली थी आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दूसरी थी भारत की मानक समय रेखा, टाइमलाइन। जो टाइमलाइन है वो मिर्जापुर से होकर गुजरती है यूपी में, और उसका नंबर है 82.5 डिग्री। दिशा की बात करें पूर्वी, और रेखा का प्रकार आपका देशांतर। टोटल कितने राज्यों जाती है, 5। जो समय रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपकी कितने राज्यों जाती है, 8। फिर 8 राज्यों के नाम बताए गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और 5 राज्यों की बात करें जो समय रेखा वाले हैं, ठीक, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर बताया गया कि किस राज्य में काटते हैं, तो छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में भी जो जगह पड़ती है आपकी कौन सी, कोरिया, किस स्थान पर काटते हैं, कोरिया। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी फिर इसके आगे हम लोग अगले टर्न पर स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और इसी के आगे पढ़ने के लिए हमारा चैनल अर्थ GS को सब्सक्राइब करें, ठीक, ताकि हमारे वीडियोज़ आपको लगातार पहुंचते रहें, और जो आपका टाइम खाली है उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक। जय हिंद।